वेलकम दोस्तों, मेरी चैनल केमिस्ट्री बाय देवांग मिस्त्री में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11 का चैप्टर नंबर 3। उसमें टॉपिक देखेंगे शील्डिंग इफ़ेक्ट या तो स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट, और उसके साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफ़ेक्टिव। ये टॉपिक आपको स्कूल की एग्ज़ाम या बोर्ड एग्जामिनेशन में इतना काम में नहीं लगेगा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल होगा आने वाले टॉपिक्स में। दूसरी बात, एमसीक्यू के लिए, जेडब्ल्यू नीट के लिए भी ये टॉपिक काम का है। ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है वो समझने से पहले थोड़ा ओवरव्यू समझ ले शील्डिंग इफेक्ट का। कि हम जानते हैं ये चैनल के प्रीवियस वीडियोस में, बराबर चैप्टर नंबर 3 के प्रीवियस वीडियोस में मैंने पीरियोडिक टेबल का कंस्ट्रक्शन कैसे हुआ, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टी में कौन से टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो बताया था। अभी पीरियोडिक टेबल में कोई भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जब हम मूव होते हैं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? कम होती है। इन एनी पीरियड while मूविंग लेफ़्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस, एंड while मूविंग टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। तो ऐसा क्यों हो रहा है? सपोज मैं बात करूँ पीरियड नंबर 2 की। सेकेंड पीरियड में एलिमेंट्स है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9। लेफ़्ट टू राइट गए, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ, रेडियस डिक्रीज हुई। टॉप टू बॉटम गए, जैसे कि ग्रुप नंबर 1 की बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम गए, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, यहाँ पे 19। तो एज यू गो डाउन साइड इन ए ग्रुप, also atomic number increases, but here radius increases. It means खाली एटॉमिक नंबर से कुछ नहीं होता। समझ में आ रहा है? एटॉमिक नंबर तो बढ़ रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? कोई ऐसा फैक्टर होगा जिसकी वजह से ये रेडियस चेंज हो रही है। तो उनमें से एक फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, जो रेडियस तय करेगी। फिर उसके ऊपर एक और चीज़ डिपेंड करेगी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये शील्डिंग इफेक्ट क्या है। शील्डिंग इफेक्ट का दूसरा नेम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, कोई भी ग्रुप के अंदर हम बात करें, अगर ग्रुप नंबर 1, तो उसके अंदर लिथियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन क्या है? लिथियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन 1s2 2s1। उसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं लिथियम में? 3। फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन 1s2, सेकेंड ऑर्बिट के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन 2s1 उसकी कन्फिगरेशन। अभी क्या होगा देखिएगा जरा। इनर फील्ड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन्स जो है ना, इनर फील्ड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन, वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को रिपेल करेंगे, जबकि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन को अंदर खींचना चाहता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, जिसकी वजह से जितना अट्रैक्शन फर्स्ट ऑर्बिट को लग रहा है ना न्यूक्लियस की ओर, उतना ही अट्रैक्शन सेकंड ऑर्बिट को नहीं लग रहा है। क्योंकि सेकंड ऑर्बिट को क्या लग रहा है? इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन भी हो रहा है। इसकी वजह से रिपल्सन और अट्रैक्शन दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे। और एज पर द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ रिपल्सन एंड अट्रैक्शन इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन एंड रिपल्सन बिटवीन इलेक्ट्रॉन, तो दो फोर्सेस का कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पे, और कॉम्बिनेशन के चलते हुए अट्रैक्शन इज मोर पावरफुल। दैट्स वाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ तो है, लेकिन वो इतने फोर्स से नहीं जुड़ा हुआ होगा जितना फर्स्ट ऑर्बिट यहाँ पे जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? जितना अट्रैक्शन फर्स्ट ऑर्बिट पर लग रहा है ना न्यूक्लियस का, उतना ही अट्रैक्शन सेकेंड ऑर्बिट पे नहीं लगेगा। इट मीन्स वी कैन से इनर फील्ड ऑर्बिट एक्ट एज अ शील्ड, इनर फील्ड ऑर्बिट एक्ट एज अ शील्ड, अ हाइपोथेटिकल लेयर which decrease the attraction toward the outermost electron, due to which attraction of the nucleus toward the outermost electron decreases. न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट ऑर्बिट के बीच में कौन है? विलन बन के कौन बैठा है? इनर फील्ड ऑर्बिट। अब समझ रहे हो? चलो उसी प्रकार अगर लिथियम के नीचे सोडियम की बात करें, अगर हम लिथियम के नीचे कौन है? सोडियम। सोडियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या है? तो कि भाई 1s2 2s2 2p6
एंड 3s1। ठीक है बेटा। जैसे कि लिथियम में इनर फील्ड ऑर्बिट कितना था 1, जबकि यहाँ पे इनर फील्ड ऑर्बिट कितने हैं 2 ऑर्बिट, देयर वर 2 शेल 2 ऑर्बिट विच इज़ इनर फील्ड एंड थर्ड ऑर्बिट इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन किसको लगेगा फर्स्ट ऑर्बिट को, फिर सेकंड वाले को अट्रैक्शन थोड़ा क्या लगेगा कम, और थर्ड वाले को उससे भी कम अट्रैक्शन लगेगा। आप समझ रहे हो। तो एज यू गो फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस अट्रैक्शन डिक्रीजेस, बिकॉज यहाँ पे शील्ड ज़्यादा है, शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा है। तो ये शील्डिंग इफेक्ट को अभी डिफाइन करेंगे, थोड़ा डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। द डिक्रीज इन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन exerted by the nucleus on the valence electrons, यानी कि outermost electron, due to the presence of electron present in inner shell are called screening effect और shielding effect। मतलब कि अंदर की जो भरी हुई ऑर्बिट होगी उसकी वजह से न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट ऑर्बिट में क्या लगेगा, जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए उतना नहीं लगेगा। या तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ 3 प्रोटॉन की इफेक्ट जो इधर होने वाली थी वो नहीं हुई। न्यूक्लियर चार्ज यानी पॉजिटिव चार्ज किसका होता है, प्रोटॉन का होता है न्यूक्लियस में, न्यूट्रॉन्स तो न्यूट्रल होते हैं। अभी प्रोटॉन का इफेक्टिव चार्ज जो लगना चाहिए वो एक्चुअल चार्ज से थोड़ा कम होगा। आप समझ रहे हो। मतलब कि ये जेड इफेक्ट लिखा है ना, वो भी शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड कर रही है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है वो, शील्डिंग इफेक्ट के ऊपर। आप समझ रहे हो। तो जैसे जैसे हम नीचे की साइड पे जाएंगे, लिथियम की आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है 2s1, सोडियम की आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है 3s1, पोटेशियम की आउटर मोस्ट है 4s1। तो जैसे जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे और फिर नीचे पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, उसकी कन्फिग्रेशन है 7s1। इसका मतलब लिथियम में अंदर की भरी हुई ऑर्बिट कितनी है 1, यहाँ पे इनर फील्ड ऑर्बिट कितनी है 2, पोटेशियम में इनर फील्ड ऑर्बिट कितनी होगी 3, फ्रांसियम में इनर फील्ड ऑर्बिट कितनी होगी 6। तो जितनी अंदरूनी ऑर्बिट बढ़ती जाएगी ना, तो लेयर्स, वो अंदर के लेयर्स बाहर वाली ऑर्बिट को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट न्यूक्लियस से। आप समझ रहे हो। अभी दूसरी बात यहाँ पे पढ़ते, देखो जरा। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। जितनी अंदर ऑर्बिट्स ज़्यादा होगी अंदर भरी हुई, उतने इलेक्ट्रॉन ही ज़्यादा होंगे, और जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर शील्डिंग इफेक्ट चेंज होगी। हायर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इनर इलेक्ट्रॉन्स, ग्रेटर विल बी द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे शील्डिंग इफेक्ट उतनी ही ज़्यादा होगी। द स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट, स्क्रीनिंग इफेक्ट को इंडिकेट कैसे करे, ये तो चलो थियोरी हो गई, लेकिन उसका कोई सिंबल तो होगा ना। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल सिग्मा एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा डिटरमाइंड बाय द स्लैटर्स रूल। हाँ, स्लैटर रूल मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक चीज़ याद रखिए, स्लैटर रूल जो है वो अप्रोक्सीमेट है। क्या है बेटा, अप्रोक्सीमेट। इट इज़ बेस्ड ऑन अप्रोक्सीमेट एजम्पशंस। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कुछ उससे थोड़ा अलग भी आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वो समझाता है वो सही है, बराबर। 100% वो सही नहीं है, लेकिन हम एज अ थियरी पॉइंट ऑफ व्यू उसको पढ़ेंगे। प्रैक्टिकली वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है चिंता मत करो। ओके, हाँ, कहाँ पे उसका डेविएशन हो रहा है वो मैं बताऊंगा, लेकिन अंत तक एक देखिएगा ये वीडियो को, एंड तक देखिएगा, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, शील्डिंग इफेक्ट क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी। उसके बाद अभी पढ़ेंगे स्लैटर रूल। तो बच्चों, स्लैटर रूल पढ़ने से पहले यहाँ पे ध्यान रखिए कि हम लोग पढ़ने वाले हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और उसके लिए पढ़ना होगा हमें सिग्मा। सिग्मा के बारे में कौन समझाएगा, स्लैटर रूल। सिग्मा मीन्स स्क्रीनिंग कांस्टेंट। अब समझो बात की गहराई को, जितना स्क्रीनिंग कांस्टेंट बढ़ेगा उतना ये सब्सट्रैक्शन कम होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, और जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जो अट्रैक्शन लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। आप समझ रहे हो, आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जो अट्रैक्शन लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। एज द वैल्यू ऑफ सिग्मा इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव डिक्रीजेस।
एंड z इफेक्टिव डिक्रीजेस, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट को जितना अट्रैक्शन लगना चाहिए वो नहीं लगेगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को? इसलिए फर्स्ट ऑर्बिट को जितना अट्रैक्शन लग रहा है उससे थोड़ा कम अट्रैक्शन लगेगा सेकंड ऑर्बिट को, सेकंड की कंपेयर में अट्रैक्शन कम लगेगा किसको? थर्ड को। आप समझ रहे हो? फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना उसका सिग्मा की वैल्यू छोटी होती है, थर्ड वाले इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट वाले उसके इलेक्ट्रॉन के लिए सिग्मा की वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होती है। तो सिग्मा की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी z इफेक्टिव उतना ही कम होगा। आप समझ रहे हो बात क्यों? अगर कोई एटम है, समझो कि सोडियम, मैंने बताया फिर से, उसके अंदर प्रोटॉन है 11, अभी फर्स्ट ऑर्बिट के ऊपर ऐसा समझ लो कि ये प्रोटॉन 11 प्रोटॉन की 100% इफेक्ट होगी। आप समझ रहे हो? इसकी 100% इफेक्ट होगी प्लस पॉजिटिव चार्ज। उसका एक प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, लेकिन हम लिखते क्या है? 1 ESU, 1 + 1 चार्ज, रिलेटिव चार्ज। तो सेकेंड ऑर्बिट पे 11 जितना चार्ज नहीं लगेगा, उससे थोड़ा कम, थर्ड पे उससे भी कम। समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम लोग सिग्मा समझेंगे, स्लेटर रूल। यहाँ पे ध्यान रखिएगा बेटा। क्या है स्लेटर रूल? यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं स्लेटर रूल के, लेकिन स्लेटर रूल में दो डिवीज़न पड़ जाते हैं। एस और पी प्रकार की ऑर्बिटल्स जो होती है, एस और पी टाइप ऑफ सबशेल, उसके लिए रूल अलग है, और डी और एफ उसके लिए थोड़ा सा चेंज है रूल में। ठीक है, तो देखिए जरा फर्स्ट रूल क्या है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एलिमेंट्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर एंड देन ग्रुप देम एज 1s 2s 2p 3s 3p 3d। मतलब यहाँ पे मैंने एनर्जी लेवल का ऑर्डर नहीं लिखा है, मैंने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू के हिसाब से ऑर्बिटल्स को सेट करी है। ठीक है बेटा? तो फिल कैसे करनी? सेकंड चैप्टर वाली मेथड से, लेकिन शो इस तरह से करनी है, लिखनी ऐसे है। एग्जाम्पल दो आपको, डोंट वरी। जिंक की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगी? Zn। चलो क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा फॉर इलेक्ट्रॉन present in 4s orbital of zinc। चलो इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखो जरा। यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या? इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखनी है। जिंक की एटॉमिक नंबर है 30, उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। आपको पता होना चाहिए, सेकंड चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है, 3p के बाद कौन सा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? ये हो गए 18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, 18। तो उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, 4s2 3d10। लेकिन ये स्लेटर रूल के लिए ये मेथड ऐसे मत शो करो। स्लेटर रूल के हिसाब से आपको कैसे शो करनी है जिंक की कन्फिग्रेशन? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। आप समझ रहे हो मेरी बात को? मतलब ये एक ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप हो गया, ये तीसरा ग्रुप, और ये चौथा। 4s के बाद पीछे होता है 4p, लेकिन इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं 4p में, और हमें पूछा है 4s के लिए। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कोई भी दो, मतलब मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन जब भी होते ना, तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन को हम रेफरेंस इलेक्ट्रॉन ले लेंगे। मतलब टोटल हमारे पास 30 इलेक्ट्रॉन है, 30 में से आउटर मोस्ट शेल उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, वो 2 में से किसी एक को क्या ले लिया हमने? रेफरेंस। तो बाकी के 29 इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगाएंगे? रिपल्सन लगाएंगे। आप समझ रहे हो? न्यूक्लियस में फर्स्ट ऑर्बिट भी है, सेकंड ऑर्बिट भी है, थर्ड ऑर्बिट भी है, और फोर्थ में 2 इलेक्ट्रॉन है। समझो बात की ग्रह को। यहाँ पे कुल मिला के 28 इलेक्ट्रॉन है, 28 इलेक्ट्रॉन्स, और बाहर 2 इलेक्ट्रॉन्स है।
तो देखो ये 28 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्सन लगाने वाला है, ये 20 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर रिपल्सन लगाने वाला है, और ये इलेक्ट्रॉन भी रिपल्सन लगाएगा। तो किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए हम ढूंढेंगे आउटर मोस्ट में से, ठीक है। तो टोटल 28 + 1 29 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा। क्या? 29 इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ओके, तो इसलिए मैंने सिग्मा का फॉर्मूला क्या लिखे है तक बताओ। देखो यहाँ पे सिग्मा का क्या फॉर्मूला लिखा है मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns और np ऑर्बिटल विच वी हैव टू फाइंड -1 कर देना है, और इंटू 0.35 मतलब के 35% इफेक्ट लगाएगा न्यूक्लियस आउटर मोस्ट ऑर्बिट के ऊपर, प्लस करना है नंबर ऑफ n-1 शेल इंटू 0.85, मतलब ये हो गया n। अभी जिंक का मैंने लिखा था ना थोड़ी देर पहले, जिंक की कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2। ओके, तो ये हो गया एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप और ये चौथा। इसके लिए n, ये n = 4, मतलब ये है n, ये है n-1 ऑर्बिट, ये है n-2 ऑर्बिट, और ये है n-3। तो nth ऑर्बिट के लिए 0 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स -1 × 35। दूसरा n-1 के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू 0.85, मतलब कि जो n-1 वाली ऑर्बिट होगी ना उसके ऊपर न्यूक्लियस 85% इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, या तो 85% वो अट्रैक्शन लगाएगा, और जो बाकी के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है उसके लिए अप्रोक्सीमेटली 100%, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है 1। तो यहाँ पे अगर मुझे सिग्मा ढूंढना हो तो कैसे ढूंढेंगे बताओ? सबसे पहले कहाँ से जाएंगे? बाहर वाली ऑर्बिट, n नंबर वाली ऑर्बिट, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 - 1 क्या कर दिया मैंने 1 × 0.35 प्लस, फिर क्या करना है? टोटल इधर कितने इलेक्ट्रॉन है देखो जरा, टोटल इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 + 6 + 2 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 × 0.85 प्लस n-2 n-3, उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है इंटू 1 करना है, तो 2 + 2 + 6 टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 × 1, तो क्या बनेगा बेटा? फॉर्मूला देखो जरा डेटा, 0.35 प्लस 18 × 85, 18 × 85 करेंगे, या तो 85 × 18 वॉट एवर, वन 553 और 2 डेसिमल पॉइंट कट किए मैंने, तो 15.3 आएगा, 15.3 एंड प्लस 10, 15.3 + 10 करेंगे तो कितना होगा? या तो 15.3 + 0.35 करेंगे तो 15.65, 15.65 + 10 तो क्या होगा? 25.65। ये आया सिग्मा। सिग्मा किसके लिए? फॉर 4s ऑर्बिटल के लिए, जिंक एटम के लिए। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ही सिंपल मेथड है, और मैं बताना चाहूँगा इतनी आसान तरीके से आपको कोई जगह पे नहीं मिलेगा। पूरा यूट्यूब छान लीजिए, इतना आसान तरीके से स्लेटर रूल आपको कहीं पे नहीं मिलेगा बेटा। तो अच्छा लगता है, टॉपिक समझ में आता है तो लाइक करिए बेटा, शेयर करिए उन दोस्तों को जिनको JEE नीट अच्छी तरह से सॉल्व करना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स के वीडियो आगे आते जाएंगे आपके पास। ओके, अभी हमने जैसे सिग्मा ढूंढ लिया ना जिंक के लिए, फॉर जिंक सिग्मा = कितना था? 25.65 था, और उसके लिए Z इफेक्टिव क्या होगा? Z इफेक्टिव = Z - सिग्मा, उसका एटॉमिक नंबर है 30 - 25.65 क्या होगा? सब्सट्रैक्शन ये 4.35, इतना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज लगेगा किसके ऊपर?
4s इलेक्ट्रॉन के ऊपर जिंक एटम के लिए। ठीक है बेटा। दूसरा कोई एटम लेता है, सेम ऐसा ही हम करें अगर ब्रोमीन या फ्लोरीन क्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के एटम के लिए करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा स्क्रीनिंग कांस्टेंट, सिग्मा फॉर 2p इलेक्ट्रॉन या तो 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। तो क्या करेंगे, सोचो जरा। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होती है? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17। ठीक है। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। ठीक है। ये ग्रुप हो गया, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप। ये है n, जिसके लिए ढूंढना है n आउटर मोस्ट शेल, या तो जिसके लिए ढूंढना है उसको मैं नंबर दिया n, इसको नंबर दिया n-1, इसको n-2। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ns और np सब सेल, या तो nth शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल। टोटल यहाँ पे nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो 7 - 1 कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अमॉन्ग 7, एक इलेक्ट्रॉन को मैंने क्या ले लिया? रेफरेंस। कुल मिला के 17 में से एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाकी के 16 इलेक्ट्रॉन क्या लगा रहे हैं? स्क्रीनिंग इफेक्ट। आप समझ रहे हो? इसलिए मैं एक को छोड़ दिया। तो 6 इंटू 0.35 एज पर द फॉर्मूला, प्लस n-1 शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? नंबर ऑफ n- शेल इंटू 0.85। टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8 इंटू 0.85 प्लस n-2, n-3, n-3 तो इधर है ही नहीं, n-2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इंटू 1, तो क्या होगा यहाँ पे? काउंट करिए जरा, 0.35 इंटू 6, 35 6 कितना होता है? 210। 2 पॉइंट कट करो तो क्या होगा? 2.1 प्लस 0.85 इंटू 8, 85 इंटू 8 कितना होगा? 680। और 2 पॉइंट में कट करूँ यहाँ पे तो कितना होगा? 6.80 प्लस 2 प्लस 2.1 कितना होगा? 4.1। और 4.1 प्लस 6.8 कितना होगा? 10.9। तो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू होगी 10.9। टोटल सिग्मा की वैल्यू हुई 10.9। किसके लिए? 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरीन एटम। अभी इसके लिए अगर मुझे z इफेक्टिव ढूंढना हो क्लोरीन के लिए, तो कैसे ढूंढेंगे? z माइनस सिग्मा। क्लोरीन के लिए z है 17 माइनस 10.9, तो ये सब्सट्रैक्शन कितना होगा? 17 माइनस 10.9, 6.1। समझ रहे हो बात की गहराई को? उसके बाद नेक्स्ट उसी के जैसा इक्वेशन, खाली मैं एटम बदल रहा हूँ और ऑर्बिटल बदल रहा हूँ। ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट सिग्मा फॉर 4s इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम एटम। तो क्या होगा देखिए जरा, पोटेशियम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन क्या होगी? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर है 19, उसका इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1s2। सेकेंड चैप्टर में आपको सिखाया है इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन कैसे तय करनी है, बराबर। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। अभी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन अगर याद ना रहे तो आउफबाउ प्रिंसिपल तो है ही। आउफबाउ प्रिंसिपल की मदद से हमें क्या कर देना है? इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन तय कर सकते हैं। ऐसे एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिटल तय करने के लिए ये मैं फिगर एक ड्रॉ कर रहा हूँ, देखिए जरा कैसे अरेंज कर रहा हूँ। ठीक है।
फिर क्या करना है, ऐसे क्रॉस में आप लाइन खींचिए, 1s पहले फिल होगी, फिर उसके बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4s अभी तो फिल ही नहीं हुई ना, 4s फिल होगी, उसके बाद 3D में इलेक्ट्रॉन आएगा। मतलब अगर 3D लिखना है तो लिखो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 3D में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0 है। 3D में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 0। और फिर 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, क्योंकि 4s पहले पहले फिल होगा, फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा किस में, 3D में। ठीक है, तो मैंने ग्रुपिंग कर दिया। ग्रुपिंग करने के बाद ऐसा सिर्फ लेटर रूल के लिए ही करना। हाँ, बोर्ड के एग्ज़ाम में, थ्योरी की स्कूल के एग्ज़ाम में आपको लिखना होगा तो ऐसे मत लिखना, मार्क कट हो जाएंगे फिर। ये तो लेटर रूल समझा रहा हूँ, इसलिए इसको ऐसे लिखना है, ठीक है ना। ये हो गया ग्रुप 1, ये हो गया ग्रुप 2, ये हो गया ग्रुप 3, ये हो गया ग्रुप 4। हमें ढूंढना है 4s के लिए, तो जिसके लिए ढूंढना होता है उसको n नंबर दे देंगे। ये हो गया n-1 शेल, n-2 शेल, n-3। तो क्या करेंगे फिर, सिग्मा का इक्वेशन लगाएंगे, सिग्मा इज इक्वल टू, अभी देखो nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो 1 - 1 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आप समझ रहे हो, 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो इसको रेफरेंस के तौर पे लेंगे और बाकी के 18 इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर क्या लगाएंगे, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो मैं 0.35 इंटू 0 करूंगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो डायरेक्ट ये 0.85 वाला स्टेप, n-1 ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, देखो 2 + 6, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इंटू 0.85 प्लस n-2, n-3, उन सब के लिए क्या करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू 1। तो यहाँ पे देखो 6 + 2 + 2 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इंटू क्या करना है, 1। फिर तो आप काउंट कर सकते हो, ठीक है ना बेटा। 0.85 इंटू 8 कितना हुआ था, 6.8, और 6.8 + 10 कितना होगा, 16.8 सिग्मा। समझ रहे हो। Then for d orbital, d and f orbital, what happen? Rule number 1 and 2 remain same as it is. फर्स्ट एंड सेकंड रूल एज इट इज रहेगा, थर्ड रूल में थोड़ा मॉडिफिकेशन हो जाएगा। सिग्मा ढूंढना है अगर, तो सिग्मा मीन्स स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। ओके, रूल नंबर 3 ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनडी और एनएफ सबशेल, मतलब जिनके लिए, जो ऑर्बिटल के लिए पूछा है, समझो 3D ऑर्बिटल के लिए हमें सिग्मा की वैल्यू पूछी है ना, तो 3D को n = 3 में इन्वॉल्व करेंगे, और उसके लेफ्ट हैंड साइड जो भी होंगे ना, लेफ्ट हैंड साइड जितनी भी सबशेल होगी उनमें जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसके इंटू 1 करेंगे, और एनडी और एनएफ सबशेल में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसके माइनस में 1 करेंगे, -1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को हम एज अ रेफरेंस लेंगे, इंटू 35, प्लस बाकी के अंदर के जो लेफ्ट साइड के इलेक्ट्रॉन हैं इंटू 1। मतलब ये दोनों 0.85 एंड 0.1 को अप्रोक्सीमेटली क्या ले लिया, 1। 0.85 को अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे डी एन एफ ऑर्बिटल के लिए क्या ले लिया, 1। देखिए इसमें एग्जाम्पल लेते बेटा तो आपको समझ में आएगा क्या बता रहा हूँ मैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लें कि फाइंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर 3D ऑर्बिटल इन जिंक। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन लिखना है, स्लेटर रूल में जो मैंने फर्स्ट रूल समझाया उसके हिसाब से 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। उसके बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, लेकिन मैं यहाँ पे लिखूंगा 3D, 4s2 3D10, लेकिन लिखूंगा क्या, 3D10 4s2। ठीक है ना बेटा। बाकी मैंने सेकेंड चैप्टर में आपको ऐसा सिखाया था कि भाई आर्गॉन 4s2 3D10, ये एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू सही है, लेकिन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू जो छोटी होगी उसको आगे रखेंगे, बड़ी n की वैल्यू वाले को पीछे रखेंगे। ठीक है बेटा। अभी आगे अगर हमें 3D ऑर्बिटल के लिए ढूंढना है ना, तो 3D के राइट साइड में जो ऑर्बिटल होगी 4s, उसको हम यहाँ पे स्क्रीनिंग कांस्टेंट काउंट करने में कैलकुलेट नहीं करेंगे। समझ रहे हो। मतलब कि 30 इलेक्ट्रॉन थे टोटल, 30 में से 2 निकल गए, बचे कितने, 28।
28 में से एक, लास्ट वाले में से एक को मैं एज अ रेफरेंस ले लूँगा, तो टोटल डी में एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बाकी के 27 का क्या लगेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट, रिपल्सन। ठीक है बेटा, तो इसको मैं पकड़ के चलूँगा n, और ये बाकी अंदरूनी जो होंगी ना उनको n-1, n-2, n-3 ऐसे पकड़ के चलूँगा। समझ रहे हो? तो सिग्मा की वैल्यू ढूंढनी है तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये रूल के हिसाब से, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इनटू एनडी और एनएफ इलेक्ट्रॉन्स। एनडी सब शेल में 10 इलेक्ट्रॉन है, 10-1 9 इंटू 0.35 प्लस 9 इंटू 0.35 प्लस यहाँ पे अंदरूनी इलेक्ट्रॉन कितने काउंट करो जरा, 8 प्लस 8 प्लस 2 18 इलेक्ट्रॉन, तो 18 इंटू 1, तो इससे जो भी काउंट होगा 0.35 इंटू 9, 35 9 का कितना होगा? 35 इंटू 9 करेंगे ना, 35 इंटू 9 315 होगा, 2 डेसिमल पॉइंट कट करेंगे तो 3.15, ठीक है, इंटू 8 प्लस 18, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 21.15। यहाँ पे सिग्मा मिला किसका? 3D इलेक्ट्रॉन के लिए। और उसके ऊपर Z इफेक्टिव अगर ढूंढना है तो Z माइनस सिग्मा, Z की वैल्यू मेरे को, Z की वैल्यू एटॉमिक नंबर क्या है? 30, वो तो फिक्स है, कांस्टेंट वैल्यू है वो तो, और सिग्मा की वैल्यू 21.15 मिली, यानी कि सब्सट्रैक्शन हुआ 8.75। याद करो 4s के लिए जब काउंट किया था ना, यही वीडियो में आगे, तो हमें मिला था सिग्मा की वैल्यू 25 पॉइंट समथिंग मिली थी, और Z इफेक्टिव 4 पॉइंट समथिंग मिलेगा। आप समझ रहे हो? तो इट मीन्स 4s में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम है, 3D में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज सिग्मा पे डिपेंड करेगा। सिग्मा जितना बड़ा होगा उतना Z कम, तो 4s के लिए सिग्मा की वैल्यू क्या थी? 25 पॉइंट समथिंग थी, और ये 3D के लिए हमने काउंट करी, Z की सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 21.15। तो सिग्मा की वैल्यू कम हुई तो Z की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी, थोड़ी इंक्रीज होगी। इसका मतलब न्यूक्लियस जो है वो 3D पे ज़्यादा अट्रैक्शन लगा रहा है, 4s पे थोड़ा कम, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना होगा ना अगर अपने को, तो वो 4s में से निकालेंगे इंस्टेड ऑफ 3D। जैसे जिंक +2 की मेरे को इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखनी है तो हम लिखेंगे आर्गन 3D10 4s0। आप समझ रहे हो? हम ऐसा कतई नहीं करेंगे कि आर्गन 3D8 4s2, ऐसा नहीं करेंगे। आप समझ रहे हो? तो चलो, ये तो एक एक्स्ट्रा बात बताई मैंने आपको स्क्रीनिंग इफेक्ट के लिए, लेकिन सिग्मा ढूंढने को आपको आना चाहिए। ऐसा ही सेम टू सेम हम Fe के लिए भी कर सकते हैं, आयरन के लिए भी कर सकते हैं। Fe का एटॉमिक नंबर याद करिए, Fe का एटॉमिक नंबर कितना है? 26, और उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन आर्गन 3D6 4s2, ये तो 4s2 3D6 आपने याद रखी होगी, लेकिन हम लिखेंगे कैसे? लेटर रूल अप्लाई करने के लिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा फॉर 3D ऑर्बिटल ऑफ Fe आयरन एटम? तो क्या होगा देखिए जरा, यहाँ पे आयरन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखेंगे सबसे पहले, एटॉमिक नंबर 26, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 देन 3d6 4s2, ठीक है ना? अभी देखो 3D का अगर ढूंढना है ना तो 4s को उसके राइट हैंड साइड वाले को नहीं कंसिडर करेंगे, लेफ्ट साइड वाले जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके इंटू 1 कर देंगे, और 6 - 1 5 इंटू 0.35। तो इसका सिग्मा अगर हमें ढूंढना होगा तो क्या करेंगे? 5 इंटू 0.35 प्लस अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 18 इंटू 1, ये काउंट करने से हमें क्या मिल जाएगा? सिग्मा मिल जाएगा आयरन के लिए। ठीक है बच्चों? तो इस प्रकार आप किसी भी ऑर्बिटल के लिए सिग्मा ढूंढ सकते हो। नॉर्मली हम अगर सिग्मा की बात करें तो सिग्मा की वैल्यू किसी भी पीरियड में जब आप जाते हो ना, सिग्मा की वैल्यू तो बढ़ती है, सिग्मा की वैल्यू कम होती है। माय मिस्टेक, सिग्मा की वैल्यू पीरियड में क्या होती है? कम होती है,
और टॉप टू बॉटम जाते हो ना, तो भी सिग्मा की वैल्यू कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। आप समझ रहे हो? टॉप टू बॉटम में आपको डेटा बताना चाहता हूँ। अगर लिथियम के लिए बात करें तो लिथियम के लिए सिग्मा की वैल्यू 1.7 है, बेरिलियम के लिए 2.09, बोरोन के लिए 2.4, कार्बन के लिए 2.75। मतलब कि सेकेंड पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए तो सिग्मा की वैल्यू क्या हुई? बढ़ी, इंक्रीज हुई। while going left to right in a period, value of sigma increases. बट जब आप टॉप टू बॉटम किसी ग्रुप में जाते हो ना, टॉप टू बॉटम, तब सिग्मा की वैल्यू तब भी बढ़नी चाहिए और बढ़ेगी। मतलब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तब भी सिग्मा की वैल्यू बढ़ती है, टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में तो भी सिग्मा की वैल्यू बढ़ती है। तो फिर कि रेडियस सर कैसे तय होगी? ये जो रेडियस है ना, वो जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगी। अभी आप ग्रुप पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव होंगे, सिग्मा भी बढ़ेगा, जेड भी बढ़ेगा, दोनों का सबट्रैक्शन देखना पड़ेगा। उसी प्रकार ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हो तब भी ये देखना पड़ेगा। तो सबट्रैक्शन जेड इफेक्टिव के ऊपर डिपेंड करेगा रेडियस। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा रेडियस वाला, जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में कनेक्टेड है। ठीक है, फिलहाल के लिए याद रखो कि स्लेटर रूल हमें क्या समझाता है? सिग्मा स्क्रीनिंग इफेक्ट कांस्टेंट। हाँ जी, उसके ऊपर से जो जेड इफेक्ट हमें मिलती है, सिग्मा की वैल्यू चलो प्रॉपर मिलती है, लेकिन जेड इफेक्टिव जो मिलता है ना हमें, वो अप्रोक्सीमेट होता है। जबकि प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन कभी कभार स्लेटर रूल को रॉन्ग प्रूव करते हैं। जैसे कि मैं बात करूँ फर्स्ट ग्रुप की, तो फर्स्ट ग्रुप में लिथियम की कंपेयर में सोडियम, लिथियम का जो जेड इफेक्टिव है, लिथियम का जेड इफेक्टिव 1.3 है, सोडियम के लिए जेड इफेक्टिव 2.2, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम सबके लिए 2.2, 2.2, 2.2। सिग्मा बढ़ रहा है, साथ साथ जेड भी बढ़ रहा है, दोनों का सबट्रैक्शन फर्स्ट ग्रुप में सेम रहता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि साइज अगर बढ़ रही है ना, साइज अगर इंक्रीज हो रही है, तो एज पर दिस रूल साइज बढ़ रही है तो जेड इफेक्टिव क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। लेकिन इंस्टेड ऑफ दैट जेड इफेक्टिव क्या हुआ? समझ रहे हो? किसी भी ग्रुप में जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम में थोड़ा इंक्रीज हुआ 1.3 से 2.2 एंड देन रिमेन कांस्टेंट। तो ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से क्या है? अपोजिट है। जो हमारा प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है उससे ये बात थोड़ी अपोजिट है। तो रेडियस के बारे टॉपिक में थोड़ा क्लियर करेंगे, बाकी अगेन इसको। ठीक है।